कौन था पूर्णानंद? एक दिन पुस्तकालय में कोई पुस्तक खोज रहा था पढ़ने के लिए और तभी मेरे हाथ लग गई एक नोटबुक। ऊपर का कवर काफी मटमैला था और थोड़ा फटा भी था। पृष्ठ भी पीले पड़ गए थे। काफी पुराना लगा मुझे वह नोटबुक, जिस पर लिखा था सन 1823 शून्य। किसी नवयुवक का था वह नोटबुक। पृष्ठों पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर दंग रह गया मैं। नोटबुक काफी मोटा था, इसलिए उसमें दिए गए विवरण पूरा न लिख सकूंगा स्थानाभाव के कारण। नोटबुक के प्रारंभ में लिखा था, मैं कौन हूँ? उनके इस प्रश्न का उत्तर न किसी ने दिया और न तो आपसे ही मिला मुझे कभी। भरा पूरा परिवार था, लेकिन मेरे लिए किसी सदस्य के हृदय में प्रेम, स्नेह और अपनापन नहीं था। मेरा जीवन सारहीन था एक प्रकार से। आकर्षणहीन थी मेरी आत्मा। मन अशांत था, कहीं स्थित होता ही नहीं था। भटकता रहता था इधर उधर। घंटों गंगा के किनारे बैठा गालों पर हाथ धरे न जाने क्या क्या सोचता विचरता रहता। उस दिन सांझ का समय था। घाट पर बैठा जलती हुई चिताओं को देख रहा था अपलक। वहीं भेंट हुई मुझसे नीतिका से। दुबली पतली काया, स्याहवर्ण, हंसमुख चेहरा, व्यवहार कुशल, किसी के भी मन को जीत ले ऐसी वाणी। उसने मेरे मन को जीत लिया। मेरे आंतर की भावना को समझा उसने। मेरी आंतर की पीड़ा और वेदना को भी समझते देर न लगी उसे। मेरे हृदय का सारा दुख और कष्ट स्पष्ट हो गया था उसके सामने। आंखों में आंसू छलछला आए। तुरंत अपनी पतली पतली उंगलियों से पोंछते हुए बोली, क्यों रो रहे हैं आप? पागल हो गए हो क्या? भले ही कोई अपना न हो, मैं तो हूं ना। मुझे देखिए, न जाने कितनी पीड़ाओं, व्यथाओं और न जाने कितने कष्टों, दुखों और न जाने कितनी विपदाओं से ग्रसित हूं मैं, और फिर भी हंसती रहती हूं। चलो, यहां बैठने से क्या लाभ? मन को और उदास बना देता है श्मशान। पूरे 8 साल मेरे जीवन में नीतिका का। इतने लंबे अरसे में हम दोनों के बीच कितना मोह हो गया था, कितना अपंथ हो गया था, कितना स्नेह हो गया था, कितना नैसर्गिक प्रेम हो गया था, कितना हम दोनों का हृदय नजदीक आ गया था। बतलाया नहीं जा सकता। बस समझ ले, हम दोनों हर समय और हर क्षण एक दूसरे के निकट चाहते थे रहना, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। सच कहता हूं, हम दोनों के बीच वासना की गंदगी नहीं थी। हाँ, कामना अवश्य थी, और वह कामना थी एक दूसरे के निकट रहना। इसके आगे के पृष्ठों में काफी लंबी कथा थी दोनों के नैसर्गिक और आत्मिक प्रेम की, जिसे पढ़ा न गया मुझसे। बार बार मेरी आंखों में छलछला आते आंसू। अतीत के पृष्ठों पर मर्मस्पेशी शब्दों में लिखा था, नीतिका पर इन 8 वर्षों में जितना विश्वास किया, जितना चाहा और जितना अपना समझा, वह सब एक झटके में ही टूट गया, छन से कांच की तरह, और टूट कर बिखर गया एक बारगी। इसका कारण क्या था? अपने आप में अति महत्वपूर्ण कारण था वह, जिसे बतलाना ठीक न होगा, उचित नहीं समझता मैं। लेकिन उस कारण से जो चोट मेरे हृदय को लगी और जो आघात लगा मेरी आत्मा को, वह असहनीय था मेरे लिए। उसके व्यवहार, विचार आदि सब कुछ बदलते गए धीरे धीरे, और उसी के साथ दूर भी होती गई धीरे धीरे वह मुझसे। एक प्रकार से पागलों जैसी हो गई मेरी स्थिति। पहले से अधिक हो गई मेरे मन की दुर्गति। विक्षिप्त सा हो गया मैं एक बारगी, और उसी अवस्था में एक दिन चला गया ऋषिकेश। वहां का हिमाच्छादित शांत वातावरण और प्रकृति की मनोरमा छटा ने अत्यधिक प्रभावित किया मेरी आत्मा को। एक अद्भुत शांति मिली मेरे मन को भी। ऋषिकेश में साधु संत और महात्माओं का अभाव नहीं था। उन्हीं की एक मंडली में रहने लगा मैं। भौतिक वातावरण से दूर वहां के आध्यात्मिक वातावरण ने मेरी मानसिक पीड़ा का हरण कर लिया कुछ ही दिनों में।
फिर भी नीतिका का चेहरा उभर ही आता मानसपटल पर। कभी कभी सचमुच मेरे अंतराल में प्रवेश कर जाती एक बारगी नीतिका। एक दिन जब उदास सा घूम रहा था गंगा के किनारे, उसी समय मेरी भेंट हुई एक महात्मा से। दिव्य पुरुष थे वह। चेहरे पर साधना का तेज था, आंखों में चमक थी। महात्मा का नाम था ज्ञानेश्वरानंद सरस्वती। वे काफी प्रभावित हुए मुझसे, अपने साथ रखने लगे वह मुझे। पहले उन्होंने मुझे योग की दीक्षा दी और फिर आंतरिक योगाभ्यास कराया। 5-6 वर्ष में ही योग के विभिन्न अंगों की साधना करते हुए अंत में निर्विकल्प अवस्था को उपलब्ध हो गया मैं। पूर्ण योगी की अवस्था को प्राप्त होने के कारण गुरुदेव योगेश्वरानंद ने मेरा नाम रखा पूर्णानंद सरस्वती। कई वर्षों तक मैं गुरुदेव के साथ हिमालय की यात्रा करता रहा और उसी के साथ साथ बढ़ता रहा ज्ञानात्मक अनुभव भी। अंत में अपने आश्रम में ले आए गुरुदेव और अपना स्थान देते हुए गंभीर स्वर में बोले, मेरी समाधि का समय अब निकट आ गया है। मेरे पश्चात सब कुछ तुमको ही संभालना पड़ेगा। और फिर एक दिन महासमाधि ले ली गुरुदेव ने आश्रम में ही। उस रात बहुत रोया मैं गुरु के वियोग में। उदासी और अशांति फिर छाने लगी मेरे मन में। मन लगता नहीं था कहीं। प्रायः बाबा की समाधि के निकट बने पत्थर की बेदी पर ही बैठा रहता मैं। समाधि के पास कदम और हरश्रृंगार के पेड़ थे। उन दोनों के फूल झड़ते और बिखर जाते बाबा की समाधि के चारों ओर। सुगंधमय हो जाता वहां का वातावरण।